एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो का वेट कर रहे थे, बट यकीन मानिए सो दैट मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट दे सकूं और आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ से आज के इस वीडियो के अंदर से डेफिनेटली आप 100% एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने वाले हैं। तो इसी के लिए कोशिश ये कर रही थी कि कैसे कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं और आप लोगों को इसी क्लास में सारी चीजें याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर नाउ। अभी 9 जुलाई से तो डेट फाइनल हो गई, एडमिट कार्ड्स भी आप लोगों के आ गए हैं। तो कोशिश यही कर रही थी, इसीलिए थोड़ा समय लग गया, बट कोशिश करेंगे कि आज सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन यानी कि आप लोगों का एयर पोल्यूशन हम खत्म कर दें। उससे जितनी भी डिजीजेस आप लोगों को याद रखनी है, उससे जितने भी आप लोगों के पॉल्यूटेंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, सोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, सारी की सारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप सभी लोगों को सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम बता दें कि एनवायरमेंटल साइंस के अंदर ये जो आपका पर्यावरण विज्ञान है, इसी के अंदर ये टॉपिक आता है और 6 कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रायोरिटी वाइज मैंने लिखे हुए हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर हो गया आपका, ग्राउंड लेवल ओजोन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए और लेड के ऑक्साइड्स हो गए, लेड हो गया। अब बात करते हैं आप लोगों की। देखिए ये क्योंकि मैंने प्रायोरिटी वाइज लिखा है कि सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, ये पूरा सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, तो आपको एज इट इज सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल थंबनेल से ही एक क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है। और पर्टिकुलेट मैटर के ऊपर ही आप लोगों का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जिसको हम AQI भी बोलते हैं। इनसे भी आप लोगों का एक सवाल बन सकता है, तो इसको भी याद रखना है। पीएम पार्टिकल के बारे में आपने सुना होगा, तो पीएम पार्टिकल में कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या उनका डायमीटर होता है, वो भी मैंने इस रिपोर्ट को, सारी चीजें जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। फिर ओजोन की अगर बात करें तो हम सब लोग जानते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलते हैं। देखिए आप लोगों को आप लोगों के पास में ये जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें देखिए सबसे नीचे वाली लेयर होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर और ऊपर वाली जो होती है इसकी होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो हमारे लिए जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली तो बड़ी अच्छी है, और जो ट्रोपोस्फेयर वाली है वो है खराब, जो कि ग्राउंड लेवल के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है फ्रॉम द ग्राउंड, ट्रोपोस्फेयर, वहां पर रहने वाली जो ओजोन है ना, वहां से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा सीवियर माना जाता है। क्यों? इसे साइलेंट डेथ के लिए भी कारक माना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी सवाल बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अपने आप में 4-5 कैटेगरीज में आते हैं, 4-5 वैरायटी के अंदर आते हैं। तो आप लोगों से NO, N2O, NO3 इन सभी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो टेबल भी मैंने इसमें इंक्लूड करी है, उसे भी अच्छे से रिवाइज करिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और लेड, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो जो आपको याद रखना है वो ये देखना है, देखो 3 तरीके के या 3 टाइप से हम लोग पॉल्यूटेंट्स पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एयर पॉल्यूशन की, देखो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी ज्यादा, बट आप सब लोग जानते हो पॉल्यूशन क्या होता है। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज है हम सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुछ भी हो, बट कोई भी चीज अपनी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा जब एनवायरनमेंट में हो जाती है तो उसको हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी था। बट अब कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा मात्रा हो गई, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो हो गई है, इसकी वजह से वो हमारे लिए नुकसानदेही है। बिल्कुल वैसे ही जितने भी पॉल्यूशन है, चाहे आप लोग एयर देख लो, चाहे वाटर देख लो, कोई भी देख लो आप, सबके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, बस उनकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो गई, इसके लिए वो डेंजरस हो जाते हैं। अब यहां पर ये समझना है कि जो 3 टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं एयर के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं जो गैसियस होते हैं, एक हो जाते हैं आप लोगों के पर्टिकुलेट मैटर वाले, और एक होते हैं आपके रेडियो एक्टिव। तीनों से ही एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करूं तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आज एयर पॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूं, ऐसे ही कल के दिन में वाटर पॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगी। बट गैसियस, पार्टिकुलेट और रेडियो एक्टिव तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन तीनों में कौन कौन से आते हैं, एक एक करके सर अच्छे से समझते हैं। ये एक डायग्राम था जो मुझे आप लोगों के लिए मिला, और बहुत ही अच्छा डायग्राम है, बहुत अच्छे से बताता है सारी चीजें। इसकी टेबल भी मैं आपको दे दूंगी सो दैट आप रिवाइज करो, बट फिलहाल आप इसको ध्यान से देखो। देखो ये हमारा पूरा का पूरा एक आपका एनवायरनमेंट को शो कर रहा है, काइंड ऑफ अ स्नैपशॉट है हमारे एम्बिएंट एनवायरनमेंट का, जिसमें 2 तरीके के पॉल्यूटेंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और एक जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी को हम डायरेक्ट भी बोलते हैं और सेकेंडरी को हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ज्यादा सीवियर होते हैं, क्योंकि ये जो है ये एनवायरनमेंट के अंदर इनडायरेक्टली मौजूद होते हैं और इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, या इनसे बचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो ज्यादा सीवियर कौन से होते हैं? सेकेंडरी होते हैं। तो एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सीवियर। वैसे बच्चों वाली चीज है, सब लोग जानते होंगे, बट स्टिल मेरा काम
काम है बिल्कुल बेसिक से समझाना, तो यही कर रही हूँ। प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्राइमरीली डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, बट इनसे कहीं ज्यादा हार्मफुल जो है वो आपके सेकेंडरी होते हैं, जिसमें आपका सल्फर का ट्राई ऑक्साइड आता है, नाइट्रिक हो जाता है, नाइट्रिक एसिड आप लोगों का H2SO4 हो जाता है, ओजोन आप लोगों की आ जाती है, पर्टिकुलेट मैटर्स आप लोगों के आते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, इसमें से पिछले साल आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, है ना, अमोनियम हो जाता है, ये सारी की सारी चीजें हो जाती है। अब देखो ये सभी चीजों की अगर हम लोग बात करें तो आपको VOC भी याद रखना है। VOC ये किससे बनता है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये हाइड्रोकार्बन से बनता है जी। अब देखो जहां पर भी ऑर्गेनिक वर्ड आ जाता है, पहले भी मैंने आपको सिखाया था, हाइड्रोजन और कार्बन जहां साथ में आ जाए वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इन दोनों के मिक्सचर से ये बन जाता है। और ये भी याद रखना है कि फोटोकेमिकल प्रोसेस जो होती है ना, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फोटोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में बदल जाते हैं। अब ये फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये लोग क्या करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में बन जाते हैं, अपने आप कह सकते हो कि ज्यादा सीवियर फॉर्म में, जिसको हिंदी में हम शायद विकसित रूप भी बोल सकते हैं, और भी ज्यादा बढ़ चढ़ के हमारे सामने होते हैं, और इनसे जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल चीजें होती है। अब अगर रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एरोप्लेन्स, यानी कि ये जो धुआं निकलता है इनसे हमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे सीवियर यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा ये जितने भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं सारे के सारे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, आपका मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अमोनिया हो गया आप लोगों का, अमोनिया भी बड़ा सीवियर माना जाता है जी। वॉल्केनो से, वाइल्ड फायर से, इन सब चीजों से निकलता है। एग्रीकल्चर से हो गया, फैक्ट्री से हो गया, व्हीकल एग्जॉस्ट से हो गया, आपका टाउन्स एंड होम से हो गया, ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जो होता है, ठीक है, शिपिंग से आप लोगों का होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी ऑफकोर्स पोल्यूशन तो होता ही है, सारा धुआं जो निकलता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें ये डायरेक्ट सोर्स है और इनसे प्राइमरी बनता है। इनका जब सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाता है तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर बदल जाते हैं। नाम याद रखने हैं सेकेंडरी और प्राइमरी के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। अब ये टेबल आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे क्या कहा जा रहा है कि पॉल्यूटेंट्स कितने टाइप से हैं और क्या क्या इनके नाम हो सकते हैं और क्या क्या इनके डिस्क्रिप्शन है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आप लोगों को देखने मिलेगी वो क्या होने वाली है, देखो यहां पर कहां से ये आते हैं, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहां से ये आते हैं। तो देखो जहां से आते हैं उसके भी यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी हमने पढ़ा, तो आप सब लोग ने देखा कि जैसे मैंने ऑक्साइड जो सल्फर बता दिया, नाइट्रोजन बता दिया, ग्राउंड ओजोन बता दी, एसिड रेन बता दिया, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी हो गए। अब ये कहाँ पर डिस्पोज होते हैं, तो देखो एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे आप सब लोगों को पता होगा अच्छे से, प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सभी लोग जानते हैं, पॉलिथीन बैग्स है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आम जीवन में भी सुनी है, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बनते हैं। और बायोडिग्रेडेबल जैसे कि आप लोगों का सीवेज वेस्ट हो गया, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सीवियर वाटर पोल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा सीवियर कौन पॉल्यूटेंट है, तो वो सीवेज ही सबसे ज्यादा ही मात्रा के अंदर माना जाता है सीवियर। अब ये जो है ये डिग्रेड हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल क्यों, क्योंकि जो माइक्रोबल्स हैं आप लोगों के, इनके थ्रू ये डिग्रेड हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, ये क्या करते हैं, बहुत लंबा समय लेते हैं डिग्रेड होने के लिए, डिकम्पोज नहीं होते हैं ये। इसके अलावा आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं। तो देखो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स जैसे आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये अपने नेचुरल फॉर्म के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये नेचर के अंदर प्रेजेंट है, पर इनकी जो थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन है ये उसके बियॉन्ड हो गए, इसलिए बहुत ज्यादा मान गए हैं। फिर आता है आप लोगों का आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट्स, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो जिनको आप एंथ्रोपोजेनिक भी बोल सकते हो, इनको हम एंथ्रोपोजेनिक भी बोल सकते हैं, ह्यूमंस ने इनको बनाया है, जैसे कि हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, डीडीटी आप लोगों का हो गया, डीडीटी की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत सिंपल है, ठीक है। और फिजिकल फॉर्म की एक्सिस्टेंस की बात करूं तो पर्टिकुलेट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सीवियर आपका एयर पोल्यूशन में यही है, और फिर गैशियस पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं, तो लेड हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड्स हो गए, नैनो पार्टिकल्स हो गए आप लोगों के, और उसके अलावा ये सारे तो होते ही हैं हमारे, ठीक है ना, इनको आप लोगों को सीक्वेंस में याद रखना है। देखो ये तो सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आता है, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है, बाकी ये दो है मेन जिनसे आप लोगों के अच्छे और एमएसओ टाइप क्वेश्चन या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों से ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये टेबल आप ध्यान रखिएगा, और ये मैंने एकदम लेटेस्ट 2022 का ही जो रिजल्ट है ना उसी के बिहाफ से आपको बताया है। जो WHO है उन्होंने लेवल बताया है कि किस लेवल पे हम मानेंगे एयर क्वालिटी जो है वो खराब है। तो देखो 2005 के लेवल्स की बात करें तो आपका पर्टिकुलेट मैटर लेवल 10 पे था पर आज की बात करें तो इसको और गिरा दिया गया है, ठीक है ना। ये जो है ये आपके नए लेवल से 2021 के अकॉर्डिंग का सारा डेटा है,
पीएम पार्टिकल, अच्छा यहाँ पर देखो ये जो 2.5 लिखा है, ये 10 लिखा है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो ये होता क्या है, वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, बट 2.5 ये 10 ये क्या है, ये डायमीटर है किनकी, इन मैटर्स की, ठीक है। तो आपके आसपास ये जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं ना, कभी आप लोगों ने टॉर्च जलाया हो अंधेरे रूम के अंदर, तो आपने एक देखा होगा उस बीम के साथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, ये उन्हीं का एक एग्जाम्पल है। तो 2.5 या उससे कम की बात कर लो, 10 या उससे कम की बात कर लो, तो ये जो है ये आप लोगों के क्या रहते हैं, पर्टिकुलेट मैटर रहते हैं, इनका लेवल्स आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 24 घंटे के बिहाफ पर भी लिखा है और एनुअल बिहाफ पर भी लिखा है। इसके अलावा आप लोगों की ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन या जिसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी हम लोग बोलते हैं, अगर पीक सीजन की बात की जाए तो इसका लेवल है 60। देखो पहले नहीं था बट अभी 60 इसको भी बता दिया गया है, ठीक है। और फिर अगर बात करें 8 आवर्स के बिहाफ पर तो 100 है और ये अभी भी 100 ही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये याद रखेंगे आप लोग, लेवल से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली स्टेबल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस, बेसिकली ये लेवल है जो चेक करके बताता है कि जो एयर की क्वालिटी है वो पुअर है, गुड है, वेरी बैड है, वेरी सीवियर है, ये बताता है। वैसे जैसे हमारा देश है, हमारा जैसे दिल्ली हो गया, तो आपको पता ही है सभी लोगों को कि वहां पर तो पुअर ही कंडीशन रहती है, इवन सीवियर भी पहुंच जाता है कभी कभी। तो किस लेवल पे हम पुअर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो पहले अगर 10 पे हम लोग रेट कर रहे थे, अब हम 5 पे कर देते हैं। आप ये सोच लीजिए कि दिनों दिन पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि लेवल्स भी हम लोगों को कम करने पड़ जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं। देखो मैंने कोशिश यही करी है कि एकदम फेयरली आप लोगों को बता दूं, यही चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे पहले बात करते हैं। केमिकल फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, SO2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी बेसिक। अब ये आता कहां से, ये आता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है जी। थर्मल का मतलब यही होता है क्या, जहां पे कंबंशन प्रोसेस होती है। तो कोल का जहां कंबंशन होता है वो पेपर से, मेटेलिक स्मेल्टिंग से, इन सभी इंडस्ट्री से भी ये मिलता है आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट किस में कंट्रीब्यूट करता है, स्मॉग के अंदर। सभी लोग जानते हैं स्मोक प्लस फॉग ये दोनों मिलके स्मॉग बना देते हैं। एसिड रेन के अंदर एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है और आप एक नाइट्रिक एसिड होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों ही मेजर कारक होते हैं, तो एसिडिक रेन भी इसकी वजह से होती है, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कह सकते हो सबसे कम पीएच इसी एसिड का होता है। आई और थ्रोट इरिटेशन इससे होता है, डिजीजेस बता रहे, कफ होती है, एलर्जीज इससे हो जाती है, इंपेयर एंजाइम्स फंक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बड़ी प्रॉब्लम ये करता है। और साथ ही साथ जो हमारा लंग्स है, हमारे जो लंग्स हैं और लंग्स के जितने भी आप लोगों की देखो वैक्यूल्स हो गए, जितनी भी आपकी ब्रोंकाइटिस है, इनको ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उनके अंदर चला जाता है। और उनका जो फंक्शन है, गैसेस का जो एक्सचेंज करना है, CO2 से O2, O2 से CO2, इसके अंदर ये तकलीफ पहुंचाता है। इसीलिए ज्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको इसी से होती है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, वही पुराना क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता अब तो इतना पूछेगा, बट ताजमहल क्यों आप लोगों का पीला पड़ता जा रहा है, तो वो भी यही कारण होता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है आप लोगों का कि ये जो होता है ये होता कैसे है। तो ये पंजेंट होती है इसकी स्मेल, साथ ही साथ ये कलरलेस होता है, और ये ज्यादातर आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी निकलता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है उससे भी निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। जितने भी बात की जाए तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी इश्यूज आपको ध्यान रखने, प्री मेच्योर डेथ आप लोगों की यहाँ पर होती है, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम पे भी ये थोड़ा बहुत इफेक्ट आपका डालता है, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले साल आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पंजेंट स्मेल और कलरलेस को लेकर, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दैट पॉल्यूटेंट आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है ये चीज याद रखिएगा। पंजेंट स्मेल होती है इसकी और ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपके आ जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की एक पूरी की पूरी टेबल थी जो मुझे मिली, और ये .org वेबसाइट से ही मैंने निकाली, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो अलग अलग फॉर्मूले इनके होते हैं, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग का नाम भी आपको याद रखना है, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। जैसे कि आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड इसे हम लोग बोलते हैं, ये कलरलेस होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। बहुत ही मजेदार सवाल है, एग्जाम में आपके बनने वाला क्वेश्चन है। देन आपका आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, बट नाइट्रिक ऑक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं। N2O2 इसको ही बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड भी बोलते हैं। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और NO हमको मिल जाता है, तो एक्चुअली में हमको NO ही पता है, वैसे N2O2 भी हो सकता है। ये भी कलरलेस होता है और ये स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होता है। आप लोगों से रेंज भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, तो याद रखिएगा जिसके अंदर O का एक ही मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा। देन अगर मैं बात करूं तो N2O3 हो जाता है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होता है, ये ब्लैक सॉलिड कलर का होता है, कलरलेस नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है वाटर के अंदर।
देन आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे फेमस, और ये अगर मैं बात करूं तो रेड ब्राउन गैस होती है, वाटर सोल्यूबल बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर होता है, और इससे भी ज्यादा होता है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो कलर भी याद रखने हैं सभी ऑक्साइड्स के, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं कि नहीं होते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है लाफिंग गैस के बारे में, तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बट आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, जो आप लोगों का N2O होता है ना, ये आप लोगों का क्या कहता है, लाफिंग गैस भी कहलाता है, ये भी याद रखना है। चलिए जी, तो अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये भी थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, और नेक्स्ट मेजर सोर्स इसका वो है व्हीकल्स। कहां से निकलता है, ये व्हीकल से निकलता है। इससे भी वही प्रॉब्लम्स होती है जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ होती है इससे, और आप लोगों के साथ ही साथ इरिटेशन भी होता है लंग्स के अंदर। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें तो ये नॉक्स जो है ना, ये सारे के सारे जो अभी हम लोगों ने पढ़े, तो इन सब से स्मॉग बनता है, क्योंकि ये स्मॉग फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही मेजर कारक है। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो आप लोग जानते हैं, HNO3 जो है वो किसके लिए है, आपके एसिडिक रेन के लिए भी जाना जाता है, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को आप लोग याद रखेंगे। अस्थमैटिक अटैक, ये कंडीशंस, ये जो है सांस लेने में तकलीफ जिनको होती है, ये किससे होती है, ये इससे होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से नहीं होती है। तो ये चीज भी हमको याद रखनी है। ठीक है जी, अगली अगर मैं बात करूं तो आ जाते हैं आपके कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट्स, और जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर सबसे ज्यादा टॉक्सिक गैसियस पॉल्यूटेंट की बात करूं तो वो आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। साइलेंट डेथ के लिए जाना जाता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है जी, इनकम्प्लीट कंबंशन से बनता है। देखो इनकम्प्लीट इसलिए, तभी तो मोनोऑक्साइड रह जाता है ना, इसीलिए इनकम्प्लीट कंबंशन से बनता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, इनसे भी आता है, ये भी एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है, ये भी याद रखना है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है बॉडी के अंदर, ये बड़ी कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम कर देता है, और यही जो पॉइजनिंग है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक्चुअली सीन क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन के अंदर जाके उससे रिएक्ट कर देता है, और सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो अपने साथ में ले लेता है, क्योंकि ये O का जो मॉलिक्यूल है ये अकेला है, और ऑक्सीजन आपको पता है अकेले नहीं रह सकती, उसे डाई फॉर्म में रहना होता है, दो मॉलिक्यूल्स के साथ में रहना होता है। वैसे ये सारी चीजें हमको याद रखने की जरूरत नहीं, बट आप ये समझो कि हमारे ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन से क्या निकालता रहता है, ये ऑक्सीजन निकालता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये इतनी जल्दी और इतना फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ में कि हमारे को बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, कभी भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके आसपास के एनवायरमेंट में, या आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हेडेक मुझे हो रहा है, आई इरिटेशन मुझे हो रही है ना, और बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ जा रही है, कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा प्यास लगती है हम लोगों को रोजमर्रा से ज्यादा, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर CO नहीं CO2 बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये भैया टॉक्सिक होता है, इससे हेडेक वेडेक नहीं होता, इससे तो डायरेक्टली मतलब मेजर चीजें ही होती है, साइलेंट डेथ ही हो जाती है इससे। तो ये चीज याद रखिएगा हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कि ये वाटर सॉरी अपना एयर से ज्यादा हैवी होता है। पहली बात तो ये सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और अगर बात की जाए तो वॉल्केनोज और फायर से ये निकलता है। ये कैसा होता है, एस्पाइरेट ये गैस रहती है। ठीक है जी, इसके ज्यादातर हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि डिजीनेस हो रही है, हेडेक हो रहा है, बड़ा लेथार्जिक आप लोगों को फील हो रहा है, तो होता है। इसके अलावा जो आप लोगों की कार्बोनिक रेन होती है वो भी इसी की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाते हैं। ये सारे के सारे मैं आपको गैशियस बता रही हूँ, गैशियस पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप लोग CFCs के नाम से भी जानते हो, जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, आप लोगों के एरोसोल से निकलती है, जो परफ्यूम हम लोग लगाते हैं, रूम फ्रेशनर्स हम लोग यूज करते हैं, इन सब से जो रिलीज होता है ये CFCs होता है आप लोगों का। तो CFCs जो है ये बहुत ही ज्यादा सीवियरली अटैक करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को। जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है वो जो पतली होती जा रही है, उसके अंदर जो होल होता जा रहा है, उसके लिए CFCs सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हेलोजन्स और आपकी CFCs। देन बात की जाए आपका O3 दैट इज ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये क्या है, एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। वाटरी और इची आइज अगर होती है तो आप मानिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन ज्यादा हो गई है, O2 के साथ में एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल। देन आता है VOC, जैसा हमने कहा अभी पढ़ा भी था, जो VOC है आप लोगों का वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे के सारे कार्बन बेस्ड केमिकल से बनाया जाता है। जब रूम टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट होता है तो VOC बन जाता है। देखो ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में होता है।
ठीक है, ये भी कैसा है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो फोटोकेमिकल प्रोसेस से ही आपका वीओसी बनता है। तो आपकी अगर स्किन पे, आई पर, थ्रोट पर, है ना, नोज में, इन सभी जगहों पर अगर इरिटेशन हो रही है तो इसके लिए होता है। अगर बात की जाए कि लंबे समय के लिए अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वीओसीज होते हैं तो हमारे जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि लिवर आप लोगों का डैमेज हो सकता है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेंजीन जो है ये भी हमारे लिए बड़ा ही गैशियस पॉल्यूटेंट में आता है। बेंजीन अगर आप लोग को याद हो तो C6H6 है ना। एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आई शुड नॉट मेक इट लाइक दिस, आई शुड मेक इट प्रॉपरली, अदरवाइज इट इज वेरी बैड। इसको हम लोग बोलते हैं C6H6, ठीक है जी, ऐसे रिंग बीच में लगा दी जाती है यहाँ पर। तो ये जो होता है बेंजीन, ये कहाँ पे आता है, आपके पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स में होता है, फ्यूल एडिक्टिव होता है ये। यहाँ से भैया कैंसर होने के बड़े चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बोन मैरो जो होता है वो फेल हो जाता है, और आप सब लोग जानते हो बोन मैरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं एक चीज पूछूं, वैसे तो देखो अब इतना डीप क्वेश्चन बनी जाए तो बनी जाए, पर आप सभी लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जो बोन मैरो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ बनता है। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं तो जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो छोटा जो बच्चा होता है ना, इन्फेंट बेबी, उसके अंदर बोन मैरो अलग जगह बनता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बोन मैरो अलग जगह पाया जाता है। इसके बारे में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली इसका आंसर देने वाली हूं कल के वीडियो के अंदर। ये पता लगाइएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप लोगों को डेफिनेटली मजा आने वाला है इसका आंसर सुन के। एथिलीन की अगर मैं बात करूं तो एक और होता है आप लोगों का एथिलीन जो होता है, देखो ये प्लास्टिक्स के अंदर यूज होता है, पॉलीथीन और पॉलीमर्स बनाने के अंदर इसको बड़ा काम में लिया जाता है, इंडस्ट्री मेकिंग के अंदर ये यूज होता है एथिलीन। ठीक है, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना एथिलीन, तो बेसिकली मतलब होता है सी जो है वो 2 है, कार्बन जो है वो 2 है। ठीक है, जहां पर भी मिथाइल आ जाता है तो वहां पर सी का एक मॉलिक्यूल है, ऐसा मान के चलिए। अब एक्सेस एक्सपोजर अगर इसका होता है तो वही हेडेक होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। कार्सिनोजन आप लोगों का यहाँ से बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसके बारे में। देन आता है एबेस्टोस आप लोगों का, देखो वैसे ही एक तरीके का प्लांट है, बट अगर बात की जाए तो ये जो आपके फाइब्रस मिनरल हैं उनके अंदर होता है, और इसकी ज्यादा मात्रा हमारे लिए बड़ी डेंजरस हो जाती है। इसको ज्यादा इनहेल कर लो ना तो बड़ी फैटल इलनेस हो जाती है, आप लोगों की ढीट वाली इलनेस जो है वो आपको हो सकती है। देन आते हैं आप लोगों के गैशियस पॉल्यूटेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट अगर बात की जाए तो लेड, फ्लाई ऐश, मेटेलिक ऑक्साइड्स और नैनो पार्टिकल्स, इनसे भी आप लोगों के काफी सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाने लगे इन दिनों, तो अब आपको ये भी सारी चीजें पढ़नी है। फिलहाल के लिए हैवी पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और नैनो पार्टिकल्स मैटर की एक और रेंज है जो यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ। अगर बात की जाए तो ये जो है ये आप लोगों के बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर मैं एसपीएम की बात करूँ तो लेस देन 10 माइक्रोमीटर्स की बात की जाए तो डायमीटर, ये हमारे लिए डेंजरस होता है। फिर अगर बात की जाए लेस देन 0.02 आप लोगों के माइक्रोमीटर्स की डायमीटर वाले नैनो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं। और अगर हैवी पार्टिकुलेट मैटर की बात की जाए तो वो मोर देन 10 माइक्रो, ठीक है ना, ये साइन किसका है जी, माइक्रो का है, हम सब लोग जानते हैं 10 की पावर -6 इसको बोल सकते हो मीटर्स, ये आप लोगों का होता है। ये क्या है, एक टाइम के बाद में, एक पॉइंट के बाद में सेटल डाउन हो जाता है। ये जो होते हैं ये सेटल डाउन नहीं होते, फ्रीली मूव करते हैं और इसलिए ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं। और ये जो होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाइट ये होते हैं, जितना लाइट होगा उतना आसपास होगा और उतना ज्यादा हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने में ये कारक बैठता है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हो एरोसोल्स, तो ये जो परफ्यूम वगैरह ये हमको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ये बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, नैनो पार्टिकुलेट मैटर। अब बात करते हैं एक एक करके आप लोगों के सारे जितने भी हम लोगों ने अभी पढ़े हैं ना पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, उनके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। जैसे कि लेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है ना, आपको ये तो डेफिनेटली याद रखना है क्योंकि ये मैंने पिछले जो सालों के क्वेश्चन रिवाइज किए पिछले 2 दिनों में वहीं से बनाई है। तो लेड, पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट, हेयर डाइज, ये सारे इसके सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से ये मिलता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इनकी वजह से क्या क्या चीजें होती है या क्या क्या इसकी भैया फॉर्मेशन से गड़बड़ होती है। तो देखो पॉल्यूशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है आप लोगों का लेड, पीबी, ठीक है जी। और ये जो लेड है ये व्हीकल से बहुत ही ज्यादा निकलता है, और ये भी आप याद रखिएगा जब आपका पॉल्यूशन का टेस्ट होता है तभी भी लेड की मात्रा को ही टेस्ट किया जाता है। आई थिंक ये पहले भी मैंने बताया पर दोबारा से याद रखिएगा। अब ये क्या होता है, कैंसर कॉजिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी इसी की वजह से होती है। देन किडनी जो है उसकी प्रॉब्लम भी इसकी वजह से होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे के ब्रेन डैमेज करने में लेड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और सवाल जो आई थिंक यूपीएससी में भी एक बार आया था, जो आपकी पेंसिल होती है उसके अंदर लेड नहीं होती है, पेंसिल के अंदर लेड नहीं होती है, वो ग्रेफाइट होती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
वहां पर लेड नहीं होती है। अगर बात की जाए तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट जो मैंने टेबल बना दी वो याद रख लेना, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर ही बनाई है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लाई ऐश। जो ये फ्लाई ऐश होता है गाइस, ये क्या होता है, आपके ऑक्साइड्स और साथ ही साथ जितने भी हैवी मेटल्स है ना, उनकी मेजोरिटी से बनाया जाता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन तीनों की मदद से बन जाता है फ्लाई ऐश। थर्मल पावर प्लांट से बनता है। अब ये फ्लाई ऐश एक तरीके से, जैसे आप सभी लोगों को अगर याद हो तो जब एग्रीकल्चर कोई भी एग्रीकल्चरिंग हो रही है प्रैक्टिस, उसके बाद में पूरी की पूरी जो आपकी एग्रीकल्चर है फील्ड, उसको जला दिया जाता है। एक बार जब पूरी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो दोबारा से उसको जला दिया जाता है इन ऑर्डर टू ग्रो अगेन। तो अब वहां पर से जो रिलीज होते हैं ना पार्टिकल्स, उनको हम लोग फ्लाई ऐश बोल सकते हैं। ठीक है जी, इनको हम फ्लाई ऐश बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो वही चीज यहाँ पर लिखी भी हुई है। तो जितने भी आप लोगों के एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वहां से ये निकलता है। बहुत ही मेजर अमाउंट के अंदर थर्मल पावर प्लांट से भी ये निकलता है और बड़ा डेंजरस ये आप लोगों का होता है। ठीक है जी, फ्लाई ऐश अराउंड 50 किलोमीटर की जो रेडियस है ना, जो आपके थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, उनके आसपास फ्लाई ऐश की मात्रा पाई जाती है। नैनो पार्टिकल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये बहुत ही ज्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को तो डैमेज करते हैं, साथ साथ ओजोन डिप्लीशन के लिए, इसके अलावा जो आपके रेडियल कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ये, और स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर को भी चेंज कर देते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स और बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स भी याद रखिए। तो रेडियो एक्टिव की अगर मैं बात करूं तो इट इंक्लूड्स रेडियन, रेडियम, कॉस्मिक रेज, बीटा रेज, एक्स रेज। अब इनसे बहुत सारी चीजें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड कैंसर इनसे हो सकता है, ल्यूकेमिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑफ कोर्स साइंटिफिक नाम है ये इसका। परमानेंट जेनेटिक चेंजेस इससे हो सकते हैं। ये क्या करता है, सेल की मेम्ब्रेन को और एंजाइम्स को, दोनों को चेंज कर सकता है। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की बात करूं तो जो आप लोगों को पता है, पॉलन ग्रेन्स वाला पॉलन हो गया, माइट्स हो गया, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल आपके पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो इनसे एलर्जीज होती है, अस्थमा होता है, हे फीवर हो जाता है ना। कॉटन से, कॉटन की फील्ड से जो हे फीवर हुआ था वो भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिश यही की है कि सबसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दूं। बट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कौन एग्जीक्यूट करता है इनको, और इसके अंदर हुआ क्या था एक्चुअली। सबसे पहली बात की जाए तो 1982 के अंदर नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाया गया था, जिसे 1994 में रिवाइज किया गया और फिर दोबारा से 2009 के अंदर रिवाइज किया गया। अगर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो 2015 से ये हमारे देश में आया था। और अगर बात की जाए सफर की, जो कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के लिए बनाया गया है, ये 2019 के अंदर आया। अब एक्चुअली जो हमारे जितने भी पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट्स है, उन सबके लिए एक डेटाबेस अलग से क्या किया जाता है, एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए स्पेशली एक डेटाबेस रखा जाता है, जिसके थ्रू हम लोग मैनेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि किसका क्या लेवल है और कैसी काम चल रहे हैं। तो जो आप लोगों का CPCB है, यानी कि आप लोगों का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इसको लेकर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, उन्होंने ये बनाया है IITM के साथ में मिलकर। ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है यहाँ पर, जो कि पुणे के अंदर सिचुएटेड है, और साथ ही साथ आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि आप लोगों का IMD के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ने मिलकर इसे बनाया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका काम क्या है, इसका काम यह है, सबसे पहली बात तो जो आप लोगों के ट्रेंडी पॉल्यूटेंट्स है उनको ढूंढना, जिनकी वजह से एयर क्वालिटी क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा हैमर हो रही है, उन्हें ढूंढना। इसके अंदर टोटल 12 पॉल्यूटेंट्स है जो इन्होंने ढूंढ रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट PM पार्टिकल 10, देन आपका 2.5 बता चुके हैं, डायमीटर है ये। NO2 हो गया, SO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकल हो गया, बेंजीन हो गया और बेंजोप्राइन हो गया। ये सारे के सारे, ये भी एक तरीके से पॉलीमर फॉर्मेशन से ही बनता है। अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इन्होंने निकालना स्टार्ट किया था, जो कि हम सब लोग जानते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर बात की जाए तो वहां पर 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स है जिन्हें मेजर किया गया है। दोनों में डिफरेंस है, प्लीज इसे याद रखिएगा। कहां पर मैं बोल रही हूँ 12 और कहां पर मैं बोल रही हूँ 8। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 ही पॉल्यूटेंट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड सल्फर, और आपका डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, अमोनिया और लेड। अब बेसिकली है क्या, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है सफर, जिसे बनाया गया, और स्पेसिफिक लोकेलिटी का क्या बता देता है, ये वेदर फोरकास्ट करके बताता है, एयर क्वालिटी फोरकास्ट करके ही बताता है। ठीक है, इंडिया का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कहां पे हुआ था ऑपरेशनल, दिल्ली के अंदर।
आई थिंक सफर की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, किस किसने बनाया है, इसको पूछा जा सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनमें सबसे पहले कहाँ ऑपरेशनल हुआ था, ये पूछा जा सकता है। एयर क्वालिटी के अंदर कौन कौन से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, ये आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा जितनी भी और बची हुई चीजें थी वो सारी मैंने कोशिश करी कि मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को इस टेबल में लिखकर बता दूं। तो ये सारी टेबल भी मैंने बना दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। इसे अच्छे से आप लोग रिवाइज कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये सारी चीजें। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा किन से क्या होता है। वैसे तो हमने सारी डिस्कस कर ही ली है, बट फिर भी अगर कुछ बच गया हो तो आप लोग याद रख लेना। जैसे आपका बीओसी के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती है, मीथेन, बेंजीन, है ना, टाउलिन हो गया, जाइलिन हो गया आप लोगों का। तो क्लेंजर जो होते हैं हम लोगों के, जैसे ये आप लोग यूज करते हो ना जो ग्लास को साफ करने के लिए, या स्प्रेज जो हम लोग यूज करते हैं, इन सब में एरोसोल यूज होता है। तो इनके लिए बड़ा ये खतरनाक होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, लंग कैंसर हो सकता है, किडनी फेलियर यहाँ पर हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके यहाँ पर बनती हैं जी। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी। 2-4 बार इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। जो टेबल्स मैंने दिए हैं वो मैं अभी टेलीग्राम पे आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी, सो दैट ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ इसी के तुरंत बाद, जिसमें मैं डिजीजेज एक तरीके से लिखकर आपको दे दूंगी सारी, और जो बच भी गए हैं, जो आप लोगों की स्पेशली बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स है ना, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, इनसे भी बहुत सारी डिजीज होती हैं, उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट तो मतलब क्या, 5 मिनट 10 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के पास में इसी के बाद में रिलीज कर दूंगी, सो दैट आप लोग वो भी अलग से याद कर लो, है ना। सारी एक ही वीडियो में अगर डाल देती तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। जितना इसमें बताया इसमें याद रखिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के पास में आ रहा है, तुरंत मैं शूट ही कर रही हूँ उसको भी, सो दैट वो भी आप तक पहुंच जाए। ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जितना रिवाइज कर सकते हो भैया रिवाइज कर लो, ये टाइम बिल्कुल भी दोबारा नहीं आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ में जो वाकई में बड़े परेशान हो रहे हैं। देखो, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाओ। बाकी ज्यादा डिटेल में अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है, सारा कवर करो या ना करो, इतना वाला पार्ट तो डेफिनेटली कवर करके जाना ही है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन राइट नाउ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।